तो 2100 ईयर्स तक टेम्परेचर डबल हो जाएगा। और रूटीन में चेंजेस ये आता है कि वहाँ पर आदमी सुबह 10 बजे से शाम का 5 बजे तक आराम करता है। इंडिया में ही जगह जगह में 42 डिग्री, 43, 45, 46 तक अभी हम लोग देख चुके हैं, अभी तक मई तक नहीं घुसा है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको ये इफेक्ट हो रहा तो वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ कितना इफेक्ट हो रहा है, जो कि हम लोग का पड़ोसी है। ये हम लोग का आगे वाला जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एक दर्दनाक सिचुएशंस होगा। तो इंडिया क्या वाकई में ये सब को एक्सपोर्ट कर पाएगी? क्या इंडिया पूरी दुनिया को खाना खिला पाएगी? गर्मी क्या वाकई ज़्यादा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हर साल गर्मी का टेम्परेचर में इजाफा आ रहा है। लोग मर रहे हैं, 400 फीट, 500 फीट, कहीं कहीं जगह पे 1200 फीट, 1500 फीट खोदा जा रहा है पानी के चलते, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे जानवर जगह जगह भटक रहे हैं पानी के तलाश में, लेकिन उसको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है कि पानी हर जगह है, वहाँ से सब जगह से पानी ख़त्म हो जा रहा है? अगर पानी नहीं रहेगा तो हम लोग के पास बिजली उत्पादन कैसे हो पाएगा? क्योंकि जहाँ जहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा हुआ है वहाँ से तो पानी से ही बिजली बनता है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो बिजली आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आइए जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग के साथ ग्लोबल वार्मिंग का लेकर क्या क्या इश्यूज़ आने वाला है और इसको हम लोग सॉल्यूशन या टैकल कैसे करेंगे। नमस्कार। ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो सिर्फ पानी को लेकर क्राइसिस होगा ऐसा नहीं है, जगह जगह आग लगेगा। बर्फ़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिमालय हो गया, अंटार्कटिका हो गया, वहाँ पर गलना शुरू हो गया, गलेगा। तो गल के क्या होगा, 70% पानी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 70% पानी है और 30% लैंड है। तो अगर गलेगा तो पानी में तब्दील हो जाएगा। तो इसीलिए घूम फिर कर बात पानी में ही आता है। 1880 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हुआ, बड़ा बड़ा कारखाना लगना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हुआ। इसका वजह से कोयला का खपत ज़्यादा होने लगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और भी बहुत सारा काम करने में। कोयला का ज़्यादा यूज़ होने लगा, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, गैस, ये सब ज़्यादा खपत होने लगा। तो इस सबको मिला के हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल ग्लोबल वार्मिंग में 80 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। मतलब अकेले फॉसिल फ्यूल्स ही है जो कि बहुत बड़ा हाथ रखता है ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करने में। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में 2 शर्त रखा गया था कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। पहला शर्त है कि हम लोग टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक जाने तक उसको रोकेंगे, कि 2 डिग्री सेल्सियस तक ठीक है, उसके बाद जैसे कि टेम्परेचर नहीं जाए उसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। नंबर 2, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कोशिश करना है किसी भी तरह रोक के रखे। मतलब 2 डिग्री तक तो ठीक है, लेकिन 1.5 तक अगर हम लोग कोशिश करके अगर हम उसको सक्सेसफुल कर देते हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए, बाकी इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा एक वरदान होगा। अभी जैसे हम लोग टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग का जैसा रहन सहन है, जैसा टेम्परेचर है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2100 ईयर्स तक टेम्परेचर डबल हो जाएगा। अगर अभी टेम्परेचर 0.97 डिग्री सेल्सियस के पास है तो वो टेम्परेचर डबल हो जाएगा, मतलब 2 को भी क्रॉस कर सकता है अगर हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए और कुछ प्रोसेसेस या मेथड्स नहीं रहे हैं जिसको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। 2016 में एक स्टडी कंडक्ट किया गया था सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का लाइन आइलैंड में। वहाँ पर कोरल रीफ बहुत ज़्यादा मिलता है। कोरल रीफ वो होता है जो समुद्र के अंदर आपको छोटा छोटा जीवांश मिलता है, मतलब वो कोई प्लांट नहीं है। इधर आपको पिक्चर दिख रहा होगा, पिक्चर में देख लो, देख के आप समझ जाओ कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो कोरल रीफ का काम क्या है? कोरल रीफ का काम ये होता है कि सुनामी जो आता है, साइक्लोन जो आता है, उसको बहुत हद तक वो रोक देता है। मतलब समुद्र का लहर को अगर उससे टकराती है कोरल रीफ तो वो लहर को बहुत ज़्यादा तक रोक देती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरल रीफ मिलता है वहाँ पर सुनामी और साइक्लोन आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो लाइन आइलैंड में 2016 में ये दिखा कि 95% जो कोरल रीफ जो मिलता है वो ब्लीच हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया। इतना ज़्यादा ओशियन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। मतलब आप समझ सक रहे हो कि सुनामी, साइक्लोन अब आने वाला दिनों में कितना ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आएगा। नंबर 2, नापा वैली कैलिफोर्निया। नापा वैली कैलिफोर्निया अमेरिकन रिवॉल्यूशन का वाइन प्रोड्यूसर के हिसाब से उसको अभी माना जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अंगूर, जो कि हम लोग ग्रेप्स भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में,
वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वाइन में जो हम लोग यूज़ करते हैं नाप्पा वैली से। तो पिछला 2020 का वाइल्ड फायर जहाँ जहाँ जगह जगह गर्मी की वजह से आग लगता है, उस वजह से 42% एरिया जल गया है नाप्पा वैली का। मतलब अंगूर का टेस्ट में भी गिरावट आ रहा है, अंगूर उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से वाइन का टेस्ट जो अभी मार्केट में है वो बहुत ज़्यादा बदलाव के साथ अभी बिक रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि कोई एक जगह में अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है तो उसके वजह से कितना कुछ इफेक्ट हो सकता है। तीसरा, यकूसिया रसिया। यकूसिया रसिया वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट जगह है। मतलब वहाँ पर टेम्परेचर आए दिन -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो अगर -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो इससे क्या होता है, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होता है। बर्फ़ अगर पिघलना स्टार्ट होता है तो जितना बड़ा एरिया में बर्फ़ है उतना बड़ा एरिया में वो पानी में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही वो पानी में तब्दील हो जाता है वहाँ पर इंसान नहीं रह पाएंगे। यकूसिया का वही सबसे बड़ा डर है कि वह बहुत जगह स्लोपिंग पॉइंट है, बहुत जगह पहाड़ी इलाका है, बहुत जगह समतल एरिया है। वहाँ पे अगर पानी अगर आना स्टार्ट हो गया, कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया तो वो एक लेक का फॉर्मेशन ले लेगा, वो नदी एक तालाब का फॉर्मेशन ले लेगा, फिर वहाँ पर इंसान नहीं रह पाएंगे। ये तो हो गया बहुत दूर दूर का बात। अब थोड़ा आपको हम सामने लेके आते हैं। नंबर 4, पाकिस्तान का जकोबाबाद। पाकिस्तान का जकोबाबाद में टेम्परेचर आए दिन 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। इसको हम लोग वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट जगह तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का हॉटेस्ट जगह कैलिफोर्निया का डेथ वैली में मिला था, जिसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पाकिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रूटीन्स में चेंजेस आएगा। तो वहाँ पर रूटीन में चेंजेस ये आता है कि वहाँ पर आदमी सुबह 10 बजे से शाम का 5 बजे तक आराम करता है। सुबह शाम का 5 या 6 बजे से रात को या सुबह तक वो लोग काम करते हैं, रात भर वो लोगों का काम होता है। ऐसे ही वो लोग रूटीन अपना बना दिया है, क्योंकि 10 बजे के बाद वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो क्या हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, रैशेस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। इंडिया में ही जगह जगह में 42 डिग्री, 43, 45, 46 तक अभी हम लोग देख चुके हैं, अभी तक मई तक नहीं घुसा है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको ये इफेक्ट हो रहा तो वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस से वहाँ कितना इफेक्ट हो रहा है, जो कि हम लोग का पड़ोसी है। ये तो हो गया देश दुनिया का बात। अब आप लोग पूछोगे उससे इंडिया को क्या, तो मैं कुछ कैलकुलेशंस देता हूँ आपको, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उससे इंडिया का क्या। पहला कैलकुलेशंस है 2021 मार्च में इंडिया का एवरेज टेम्परेचर जो नापा गया था वो था 32.7 डिग्री सेल्सियस। 2022 मार्च में इंडिया का एवरेज टेम्परेचर नापा गया है 33.1 डिग्री सेल्सियस। हर साल टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है, ये आपको कैलकुलेशन में ही दिख रहा है। और सबसे बड़ा कारण है गर्मी का कि पिछला 50 साल का एवरेज में जो बारिश हुआ है उसके हिसाब से 70% कम बारिश मिला है इस साल मार्च तक। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है प्रकृति का हम लोग के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो कि वर्ल्ड का साइंटिस्ट मिलकर कर रहे हैं, रिसर्च के हिसाब से 2030 तक हमारे पास टाइम है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर जो कि 1.5 डिग्री 2 डिग्री तक पहुंचने वाला है, जितना भी पहुंचने वाला है उसको हम लोग हाफ कर दें, 42% तक उसको हम लोग घटा दें। क्योंकि अगर हम लोग 2030 तक 42% टेम्परेचर को नहीं घटाते हैं तो ये शायद 2070, 2080, 2090 या 2100 तक हम लोग का बस में ही नहीं रहेगा कि हम लोग टेम्परेचर फिर से घटा पाएँ। ये हम लोग का जनरेशन के लिए, ये हम लोग का आगे वाला जनरेशन के लिए बहुत बड़ा एक दर्दनाक सिचुएशंस होगा। अगर हम लोग करंट सिचुएशन का बात करें अभी, तो रसिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसके वजह से खाने का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़ा एक डिसरप्शन चल रहा है। क्योंकि रसिया और यूक्रेन व्हीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करता है वो। इसके वजह से पूरा दुनिया अभी इंडिया का तरफ देख रही है, क्योंकि चाइना से हर किसी का तनातनी चल रहा है। तो इंडिया का तरफ देख रही है कि वो कब एक्सपोर्ट करेगा व्हीट, कब एक्सपोर्ट करेगा चावल, कब एक्सपोर्ट करेगा दाल, पल्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंडिया क्या वाकई में ये सब को एक्सपोर्ट कर पाएगी? क्या इंडिया पूरी दुनिया को खाना खिला पाएगी? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि 2022 का मार्च में ही इंडिया का जो प्रोडक्शन होता है व्हीट में, चावल में, दाल में,
वो 10% से लेकर 35% तक प्रोडक्शन गिर गया है। गर्मी का लहर के वजह से, आंधी जो चल रही है गर्मी का, जो हवा चल रहा है गर्मी की, उस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है प्रोडक्शन में। तो ये हम लोग के हाथ में है कि हम लोग जितना फॉसिल फ्यूल्स कम करें, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, गैस, कोल, ये सब को हम लोग जितना कम करें, और ये व्यक्तिगत एक जन का बदलने से नहीं होगा, हम लोग को ग्रुप के हिसाब से बदलना पड़ेगा, एक शहर को मिल के बदलना पड़ेगा, एक देश को मिल के बदलना पड़ेगा, तभी जाके ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। 2030 तक नया शहर बनाना होगा, हम लोग का लाइफस्टाइल को चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से बताया जाता है कि अगर एक इंसान का लाइफस्टाइल अगर वो बदलता है तो उससे 40 से 60% तक हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करना पड़ेगा, कोयला को हम लोग को खपत नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ हम लोग को आगे जाना पड़ेगा। कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि वाकई में ये सब पॉसिबल्स है, या फिर और कोई सुझाव है आपके पास जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग घट सकता है, या फिर क्या और तरीका है जिसके वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को 2030 तक उसको हाफ कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर कीजिए, ताकि उसको ही पता चले कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ने वाला है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन उसको भी दबाइए, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको दिखे।